नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए थक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आज आप लोगों को आप जानते हैं कि मैं चार्टर से संबंधित उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्यारे मित्रों, आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारे चार्टर को जो है आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास चल रहा है। और आप लोग देखिएगा, यहां से एग्जाम में जो बनने वाले प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों के संग्रह को लेकर आया हूं, जैसा कि आपको बारी बारी से मैं पूरे चार्टर को जो है पूरा एक तरफ से एक भी चार्टर आपसे छूटेगा नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों ने 1600 ईस्वी के एक राजलेख के माध्यम से जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने आपको 1600 पढ़ा दिया है। उसके बाद क्या पढ़ा दिया है, उसके बाद आप जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताया है, 1793 बताना है, 1786 बताना है, और भी इसके आगे जैसे जैसे 1813, 1833, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का चार्टर अधिनियम, 1861 का चार्टर अधिनियम और साथ में 1876 चार्टर अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये सारे अधिनियम आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट तोड़कर रख दूंगा और यहां से बनने वाले प्रश्नों की खोपड़ी में आप आग लगा दोगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको मेरे साथ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा आपको आग में तपना पड़ेगा। याद रखना, यदि जिंदगी में कुछ पाना है तो सुकून को खोना पड़ेगा। जी हां, जिंदगी में कुछ पाना है तो सुकून को खोना पड़ेगा। और याद रखना, पसीने से आपको एकदम तार तार होना पड़ेगा। मंजिलें ऐसे नहीं मिलती प्यारे मित्रों, मंजिल को पाने के लिए याद रखना, यहां का पसीना नीचे और नीचे का ऊपर करना पड़ता है। इसका मतलब है आपको आग में तपना पड़ता है। जब तक आप अपने खून में उबाल नहीं पैदा करोगे, जब तक आप अपने अंदर जोश नहीं लाओगे, मंजिल आपसे दूर भागेगी। और जिस दिन आपने जिद कर लिया, ऐ मंजिल तुझे तेरी औकात दिखाकर अपने पैरों के घुटने के नीचे दबा दूंगा, उस दिन मंजिल अपने आप आपके सामने मत्था टेक देगी। लेकिन उससे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जिद लाना पड़ेगा, एक जिद्दी होना पड़ेगा। और याद रखना, इतिहास किस लोगों ने रचा है मेरे प्यारे मित्रों, याद रखना, इतिहास जिद्दी लोगों ने रचा है। और वही जिद आपको भी लाना पड़ेगा जो इससे पहले इतिहास रचने में लोगों ने अपना जिद बांध करके उसको अपने सामने मत्था टेक दिया है। तो याद रखना, चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए एक नजर में देख लेते हैं कि आज की झलक क्या है। 1793 चार्टर अधिनियम को आपको पढ़ना है, 1813 आपको पढ़ना है, 1833 पढ़ना है और साथ में 1853 चार्टर अधिनियम और 1858 चार्टर अधिनियम से संबंधित सारे प्रश्नों को एक बारी बारी से आप पढ़ेंगे, ताकि यहां से प्रश्न आए तो आप सारे प्रश्नों को पूरी तरह से कर पाए। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि 1793 चार्टर अधिनियम, जी हां, 1793 का चार्टर अधिनियम से संबंधित, इससे संबंधित बनने वाले सारे प्रश्नों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, ताकि यहां से बने प्रश्न तो आप उन सारे प्रश्नों को पूरी तरह से कर पाएं। तो प्यारे मित्रों, 1793 चार्टर अधिनियम के तहत, जी हां, 1793 चार्टर अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जी हां, किसके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन आप सब जानते हैं कि मैंने इससे पहले पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रक मंडल बोर्ड बनाया गया था, उसे इंग्लिश में क्या कहा गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब हुआ था, तो याद रखना, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। और मैं आज बताना क्या चाहता हूं कि 1793 चार्टर अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किया गया था, उस प्रावधान के बारे में बताना चाहता हूं। तो याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को, जी हां, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन की जो व्यवस्था किया गया, वेतन की जो व्यवस्था किया गया, वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था कर दिया गया। किससे, भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था कर दिया गया है। जी हां, किस चार्टर अधिनियम के तहत, 1793 चार्टर अधिनियम के तहत
नियंत्रक मंडल बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया है, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था कर दिया गया। किस चार्टर एक्ट के माध्यम से? 1793 चार्टर अधिनियम के तहत। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस चार्टर एक्ट के माध्यम से? आप पढ़ चुके हैं कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। इससे पहले जो मेरे वीडियो नए हैं वो नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो पर जाकर के इन सारे चार्टर के बारे में जो 1784 जो पढ़ा चुका हूं उन सारे को आप देख सकते हैं। 1600 ईस्वी को देख सकते हैं, 1726 को देख सकते हैं, 1773 को देख सकते हैं और एक्ट ऑफ सेटलमेंट को देख सकते हैं। और उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि बारी बारी से 1793 आप देख लिए हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं, क्या देखेंगे प्यारे मित्रों? इसके आगे देखेंगे 1813। जी हां, 1813 चार्टर अधिनियम की क्या विशेषता है? 1813 चार्टर अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया? 1813 का चार्टर अधिनियम की विशेषता, क्या इसकी विशेषता के बारे में देखेंगे। क्या इसकी विशेषता है 1813 चार्टर अधिनियम के तहत? जी हां, 1813 चार्टर अधिनियम की जो विशेषता है उन सारी विशेषता के बारे में एक पॉइंट टू पॉइंट के माध्यम से देखेंगे, ताकि यहां से एग्जाम में एक प्रश्न बने तो आप उन सारे प्रश्नों को एक एक करके कर पाए। जी हां, पहली विशेषता क्या है? ईसाई धर्म को, जी हां, ईसाई धर्म को प्रचार करने की छूट। जी हां, ईसाई धर्म को प्रचार करने की छूट दिया गया। किस चार्टर एक्ट के माध्यम से? 1813 चार्टर अधिनियम के माध्यम से ईसाई धर्म को भारत के अंदर छूट प्रदान कर दिया गया अपने धर्म के प्रचार के लिए, कि ईसाई धर्म वाले अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। वो भी किस चार्टर अधिनियम के तहत? 1813 चार्टर अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था। अब दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता याद रखना, दूसरी विशेषता यह है, भारत में अंग्रेजों को रहने तथा व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। क्या? भारत में अंग्रेजों को, जी हां, भारत में अंग्रेजों को रहने तथा व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया कि अब जो भी अंग्रेज भारत के अंदर आएगा व्यापार करने या रहने के लिए आएगा, उसको भारत के अंदर लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये लाइसेंस देने का काम कौन करेगा? याद रखना, ब्रिटिश सरकार करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत के अंदर जो भी आएगा अंग्रेज, अब उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, व्यापार करने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, और यदि वो रहना चाहता है इंडिया के अंदर तब भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये सब किस चार्टर एक्ट के माध्यम से प्रावधान कर दिया गया? 1813 चार्टर अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया। अब तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता देखिएगा प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट नंबर 1 1600 ईस्वी से लेकर आपको भारत के अंदर जितने भी चार्टर आए हैं एक एक की खोपड़ी में आग लगा दूंगा। और आप याद रखिए, यहां से बनने वाले जो प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाएंगे। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए ये पसीना बह रहा है और ये पसीना तब तक बहेगा प्यारे मित्रों जब तक आप लोग हमें इस चैनल पर बनाए रखेंगे, बरकरार रखेंगे। जब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा आप लोगों के लिए। तीसरी विशेषता क्या है प्यारे मित्रों? तीसरी विशेषता को हम देखेंगे कि तीसरी विशेषता क्या है। जी हां, याद रखना, भारतीयों की शिक्षा के लिए, क्या? भारतीयों के शिक्षा के विकास के लिए, भारतीयों के शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि, 1 लाख रुपए की धनराशि निश्चित कर दिया गया कि भारत की जो शिक्षा का विकास है उस शिक्षा का विकास करने के लिए प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च किया जाएगा भारत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और ये किस चार्टर अधिनियम के तहत? 1813 चार्टर अधिनियम के तहत ये सारे प्रावधान किए गए हैं। अब देखेंगे प्यारे मित्रों, चौथे नंबर पर चलेंगे। चौथा नंबर इसका क्या है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे और देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि यहां से प्रश्न बने तो उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाए। तो चलिए प्यारे मित्रों, अब इसकी चौथी विशेषता क्या है? जी हां, इसकी चौथी विशेषता क्या है? तो याद रखना, 1813 चार्टर अधिनियम की जो विशेषताएं थी मैंने तीनों विशेषता को बता दिया है। अब चौथे के बारे में चलेंगे। उधर कौन सा नंबर है? 1 हो गया, 2 हो गया, ये तीसरा है। जी हां, आप चलेंगे 1833 चार्टर अधिनियम के बारे में चलेंगे। 1833 चार्टर अधिनियम की क्या विशेषता है प्यारे मित्रों, हम उन सारे विशेषता को देखेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे ताकि यहां से जो बनने वाले प्रश्न है सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाएं। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम चलते हैं, ये देखते हैं 1833 की विशेषता देखिएगा। दास प्रथा को, जी हां, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा 1843 से इस पर रोक लगा दिया। इस सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। दास प्रथा आप जानते हैं, दास प्रथा क्या होती थी? लोगों को अपने दास बनाए जाते थे, उनकी सब कुछ पूरी परवरिश की जाती थी। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, इस दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसका मतलब ये अवैध कार्य है, वैध नहीं है। इसका मतलब ये अवैध कार्य है और दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। और रोक कब लगा दिया? 1843 चार्टर अधिनियम के तहत इस पर रोक लगा दिया गया है। कितने? 1843 ईस्वी में इस पर रोक लगा दिया गया है। अब इसकी दूसरी विशेषता क्या विशेषता बताएंगे? ये तो पहली विशेषता थी और अब देखेंगे दूसरी विशेषता क्या है। अब क्या हो गया? भारत में अंग्रेजों को रहने तथा व्यापार करने के लिए छूट प्रदान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अंग्रेजों को रहने तथा व्यापार करने की छूट प्रदान कर दिया गया। और अभी आप लोग देखें कि 1813 में अंग्रेजों को भारत में रहने तथा व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन जैसे ही 1833 चार्टर अधिनियम आता है, 1833 चार्टर अधिनियम के तहत अब भारत के अंदर अंग्रेजों को लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। वह भारत के अंदर रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये पूरी छूट दे दिया गया है। क्या कर दिया गया? पूरी छूट दे दिया गया है। अब इसके बाद चलेंगे, इसकी तीसरी विशेषता क्या है? जी हां, इसकी तीसरी विशेषता नीचे जगह नहीं है, इसको मेटना पड़ेगा। जी हां, आप चलेंगे, इसको तीसरी विशेषता क्या है? जी हां, इसकी तीसरी विशेषता भारत में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। किस चार्टर अधिनियम के तहत? 1833 चार्टर अधिनियम के तहत भारत में विधि का मतलब आप सब जानते हैं, विधि का मतलब होता है कानून आयोग का गठन कर दिया गया 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। और किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले। जी हां, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठन किया गया था। अध्यक्षता। और याद रखना, आप जानते हैं लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक है। कौन है? लॉर्ड मैकाले भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है लॉर्ड मैकाले को। आप देखेंगे इसकी चौथी विशेषता क्या है प्यारे मित्रों? जी, चौथी विशेषता, आज मेरे गले में थोड़ा कुछ खराश चल रहा है प्यारे मित्रों, बार बार पानी ठंडा, फ्रिज का पानी थोड़ा ज्यादा ठंडा था, पी लिया तो हमारे गले में थोड़ा खराश बन गई है और जिसके कारण बार जो है इसमें गले में रुकावट खिचखिच पैदा कर दिया है। आप देखेंगे इसके तहत क्या किया गया था? चौथा प्रावधान क्या था? बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
कि जी हां, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब यह है कि बंगाल में अभी तक जो गवर्नर होता था उन सारे को क्या कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। एकीकरण का मतलब यह हो गया कि अब जो गवर्नर बनेगा वो सिर्फ बंगाल के अधीन नहीं रहेगा, पूरे भारत का रहेगा। क्या रहेगा? पूरे भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा। इस प्रकार अंग्रेजों ने क्या कर दिया, 1833 चार्टर एक्ट के माध्यम से संपूर्ण भारत की जो शासन व्यवस्था थी उसको केंद्रीकरण कर दिया कि अब भारत के लिए सिर्फ एक गवर्नर जनरल होगा जो संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का निर्माण करेगा, देख रेख करने का कार्य करेगा। अब सिर्फ गवर्नर जनरल करेगा, वो भी भारत के अंदर सिर्फ एक गवर्नर जनरल होगा। और ये सब किस प्रावधान किसके तहत किया गया है? याद रखना, 1833 चार्टर अधिनियम के माध्यम से किया गया है। अब इसके बाद देखेंगे प्यारे मित्रों, आप लोग कल देखिएगा इसमें 1833, 1853 देखिएगा, 1858 देखिएगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप देखिएगा, हम आपको ले चलने का कार्य करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा प्यारे मित्रों, इसलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो है एक एक पॉइंट टू पॉइंट जो भी आपके प्रश्न है सारे प्रश्नों को कराऊंगा। और प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहता हूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक की बटन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हम लोगों का जो हौसला है प्यारे मित्रों आप लोगों के लिए मजबूत बना रहे, हमारे दिल के अंदर स्टेमिना हाई रहे आप लोगों के लिए। इसलिए इन शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं और आज की क्लास को विराम करते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।